हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों ने आज का थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2023 में हमारा स्टॉक मार्केट किस तरफ रुख करेगा। क्या वो बुल मार्केट बनेगा या फिर वो बियर ही रहेगा। मतलब कि क्या वो जो अगर हमारा जो निफ्टी जो इंडेक्स है या फिर हमारा सेंसेक्स है वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे रहेगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखिए। आपको मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और बिल्कुल ही सिंपल हिंदी भाषा के अंदर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलती है और स्टॉक मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसको हम महंगाई दर के नाम से जानते हैं। तो महंगाई दर क्या होती है दोस्तों के, जैसे कि लेट सपोज के मैंने एक बकेट ली है और उसके अंदर मैंने जो है काफ़ी अलग अलग तरह के आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम्स लाइक खाने का आइटम है, वेजिटेबल्स है, वो सारी मैंने रख ली हैं। तो या फिर मैं अपनी और ग्रॉसरी आइटम्स हैं, क्लोथिंग्स हैं, तो मैंने अलग अलग सेक्टर से अलग अलग चीज़ें उस बास्केट के अंदर रख ली है। और उसका मैंने लेट से कि मैंने एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि लेट सपोज के वो 100 रुपीज़ की है। तो क्या होगा कि मैं उसको हर ईयरली जो है उसको मॉनिटर करता हूँ उस रेट को। तो लेट सपोज के नेक्स्ट ईयर वो जो रेट है वो 107 रुपीज़ की हो गई है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरी इन्फ्लेशन रेट है वो 7% से इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये कहलाती है महंगाई दर। तो जब भी कोई चीज़ महंगी हो जाती है अब अपने प्रीवियस टाइम से, जैसे कि आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल हैं, तो पुराने के उससे वो बढ़ गए हैं, उसकी रेट बढ़ गई है। चाहे हम कोई भी चीज़ ले लें, तो अगर किसी भी चीज़ का मार्केट में दाम बढ़ जाता है तो वो कहलाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब ये इन्फ्लेशन क्यों आता है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को टैकल करती है। क्योंकि आज आप सुन रहे होंगे ग्लोबली जो है आप देख सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट जो है 8 से भी ऊपर हो चुका है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7% के अराउंड चल रहा है। और यूके रिसेशन के टाइम पे है, मतलब अपना बहुत ही डाउनफॉल पे चल रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत इकोनॉमिकली क्राइसिस में आ गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या होता है ये, और फिर मार्केट किस तरीके से रिकवर करता है और किस तरीके से वो फिर से बुल मार्केट में चेंज होता है, वो हम आज सब समझेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट होता है दोस्तों। क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी का मतलब कि जब मान लीजिए कैश फ्लो बढ़ जाता है, तो क्या होगा कि हर एक के पास कैश होगा। तो जब हर एक के पास कैश होगा तो क्या होगा, अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, तो जब वो अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदेगा तो उससे क्या होगा कि मेरा जो डिमांड है, तो मेरा जो डिमांड और सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी और मान लीजिए सप्लाई कम हो गई, तो क्या होगा कि उसमें फिर महंगाई आएगी। तो वो कैसे आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जब सब लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी आ जाएगी, हर हर आदमी कुछ भी चीज़ खरीद सकता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी महंगाई जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो अब ये चीज़ आती क्यों है, क्यों आती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स की वजह से। तो बैंकिंग सेक्टर्स क्या करते हैं कि वो लोन देने लग जाते हैं अलग अलग तरह का। वो क्यों देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होती है किसी भी गवर्नमेंट की, मान लीजिए कि अभी लेट सपोज के वो कम है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन रेट कम है तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी कम है। लेट सपोज के हम एक एक सिनेरियो लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कि वो 1-2% ही है या फिर 3-4% ही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोन जो होता है बहुत सस्ते दामों में मिलने लग जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2021 में जो लोन का जो जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम था बैंकिंग्स के ऊपर। तो बहुत लोग लोन ले रहे थे, कोई हाउस लोन ले रहा था, कोई होम लोन, कोई कार लोन ले रहा था, कोई एजुकेशन लोन ले रहा था, क्योंकि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था। तो उससे क्या हुआ कि लिक्विडिटी मार्केट में आ गया, और लिक्विडिटी मार्केट में जब आ जाती है, कैश फ्लो आ जाता है, तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अब महंगाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि अपोजिशन जो होती है, जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है, वो रूलिंग पार्टी पे जो है वो एलिगेशन लगाने लग जाती है कि साहब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आलू सब्जी प्याज के दाम बढ़ गए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाती है। अब इंटरेस्ट रेट को जब धीरे धीरे बढ़ाती है तो उससे क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है वो कम होने लग जाती है मार्केट से। अब वो इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाएगी, तो जैसी कोई भी रूलिंग पार्टी है या कोई भी गवर्नमेंट है, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो उससे आपने देखा होगा कि जितने भी होम लोन्स है वो सारे महंगे हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सब वो बड़े इंटरेस्ट रेट पे मिलने लग जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर्स आपको क्या करते हैं कि एफडी पे अच्छी ब्याज देने लग जाते हैं।
तो एफडी पे आपको ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाता है। तो अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि वो बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो कस्टमर से सारा पैसा लेके अपने पास रख रहा है, एफडी कर रहा है, जिससे कि कस्टमर जो है, जो एक कॉमन आदमी वो खर्चा ना करे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे मार्केट में से लिक्विडिटी कम होती जा रही है। तो जब मार्केट से लिक्विडिटी कम होती जाएगी तो क्या होगा, महंगाई धीरे धीरे कम आएगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पीक पे, जैसे मान लीजिए आज के सिनेरियो की बात मैं करूं तो आज 7% की चल रही है। ये पिछले, आप देख सकते हैं कि पिछले 8-9 महीने से धीरे धीरे, चाहे वो यूएस गवर्नमेंट हो, फेड हो, या फिर हमारा इंडियन आरबीआई बैंक हो, कोई भी सेंट्रल बैंक हो, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के ग्लोबली जो है अपनी धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट से कम होती जा रही है, और पब्लिक क्या कर रही है कि अब पैसा ना खर्च करके एफडी करवा रही है, जिससे कि पैसा जो है उसके पास बना रहे। तो जब कोई चीज़ खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा, उससे सप्लाई बढ़ने लग जाएगी और डिमांड कम हो रही है। तो इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी तो कम हुई है, लेकिन एक पीक आने के बाद, महंगाई दर का, इन्फ्लेशन का एक पीक आने के बाद वो फिर नीचे डाउनफॉल में आने लग जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कि कल ही जो हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब जो कल मंडे को जब अनाउंस होंगे इन्फ्लेशन रेट्स, तो वो हो सकता है कि 7% से कम आए। तो वो अब पीक आ चुका है। पिछले 8-9 महीने से इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उन्होंने क्या करा कि जो मार्केट से जो लिक्विडिटी थी वो सारी खींच ली। तो जैसे ही मार्केट से लिक्विडिटी खिंच गई तो अब कोई कोई चीज़ खरीद ही नहीं रहा है, ना कोई कोई किसी तरह का लोन ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि अब इन्फ्लेशन जो है अपने डाउनफॉल पे आएगा। तो जैसे जैसे वो डाउनफॉल पे आता जाएगा, जैसे जैसे जो इन्फ्लेशन है मेरा नीचे आता जाएगा, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो लेट सपोज कि अभी मान लीजिए जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट 5 का कर रखा है, तो धीरे धीरे 3 का होगा, फिर धीरे धीरे 2 का होगा। तो ऐसे करके जब इन्फ्लेशन जो है मेरा 4 के लेवल पे आ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज़ीरो पे आ जाता है। तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ज़ीरो पे आ जाता है किसी भी सरकार का, तो उसके पास एक पावर होती है। पहले तो क्या था कि गोल्ड के अगेंस्ट जो है करेंसी छपती थी, लेकिन जब ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में सरकार को पैसा मिलने लग जाता है तो उसके पास एक सुप्रीम पावर आ जाती है कि वो कितनी भी चाहे वो अपनी करेंसी को प्रिंटिंग में डाल सकता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, आपने ये पढ़ा भी होगा, सुना क्या, पढ़ा भी होगा कि कोविड के टाइम पे अमेरिका ने खूब अपनी करेंसी, खूब डॉलर्स छापे थे। ठीक है, तो अब प्रिंटिंग की अनलिमिटेड पावर आ जाती है सरकार के पास। ठीक है, अब वो ज़माना गया है कि आपको करेंसी अगर प्रिंट करनी है तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड रखना होगा। तो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो कितने भी करेंसी को छाप सकती है जब वो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट होगी। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में फिर से कैश फ्लो बढ़ जाएगा, और जब कैश फ्लो बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट दोबारा कम हो जाएंगी बैंक्स की, वो दोबारा से लोन देने लग जाएंगे, और जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो बढ़ने लग जाएगी। इससे क्या होगा, जो मार्केट होगा वो हमारा शूट अप होने लग जाएगा। तो मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर जब 2023 आएगा, और जब ये निफ्टी अपना ऑल टाइम जो इसका चल रहा है 18,200, जब ये इसको ब्रेक करेगा, तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आप ये मान के चलिए कि ये 19,500 के आसपास ट्रेड करेगा। वहीं मैं सेंसेक्स की बात करूं तो जब ये अपना हाई लेवल ब्रेक करेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करेगा, तो ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न के ज़रिए। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती है। ठीक है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगी, जैसे ही वो ज़ीरो पे इंटरेस्ट रेट आ जाएगी, दोबारा मार्केट में फिर वो फ्लो आ जाएगा। और आपको मैं बता दूँ, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया हो, सब में जो है अब अपनी महंगाई पीक पे पहुंच चुकी है। इसी वजह से आपने देखा होगा डाउ जोन्स और नैस्डैक जो हैं वो खूब भाग रहे हैं, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर में आईटी कंपनीज जो होंगी वो रॉकेट बनने वाली हैं। तो जो लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप लोग होल्ड करिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है वो बहुत ही शानदार निकल के आने वाला है, और वो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा हमारे शेयर होल्डर्स को। और वैसे भी जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको तो मैं यही कहता हूँ कि हमारा तो होराइज़न 10 ईयर्स का है। तो दोस्तों, बेसिकली ये क्या है, एक साइकिल है। तो कभी ये इन्फ्लेशन जैसे बढ़ जाता है तो इसी तरीके से जो है सरकार को कंट्रोल करना होता है। तो मैं अब तुरंत आपको एक चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने निफ्टी 50 का 1 साल का चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का लेवल होता है इसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, और इसका जो नीचे का लेवल है उसको हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये एक 16 नवंबर को इसने अपना एक तरह का हाई बनाया था 18,109 पे, 15 नवंबर 2021 को, उसके बाद देखिए आप कितना रेजिस्टेंस देखा इसने, एक यहाँ पे 18,308, उसके बाद रेजिस्टेंस हुआ, नीचे आ गया निफ्टी। निफ्टी ने फिर दोबारा दूसरी बार फिर अपना हाई बनाया,
फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर उसके बाद देखिए आप 3, और उसके बाद यहाँ पे ये 4, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 5, और ये फिर ये 6। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अपना 6 बार जो है रेजिस्टेंस शो कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर अब इसने ये ब्रेकआउट किया, अगर ये लेवल को ब्रेकआउट किया, तो आप ये मान के चलिए कि ये 19,000 के ऊपर जाएगा। और ये हमेशा की हिस्ट्री रही है, आप कभी भी देख लीजिए, आप 5 ईयर्स का निफ्टी खोल के देख लीजिए। जब भी उसने ये देखिए यहाँ पे इसका कोविड का टाइम था, उसने एकदम डाउनफॉल बनाया 8,000 का, और फिर जब उसने रिकवरी ली है तो आप देख लीजिए कहाँ पे पहुँचा है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चलने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर जो है, जिस तरीके से जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट कम होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मार्केट भागेगा। यहीं पे मैं आपको जो हमारा बीएसई है उसका भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको सेंसेक्स दिखा देता हूँ। सेंसेक्स से भी आपको आइडिया पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप सेंसेक्स देख सकते हैं। अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो यहाँ पे भी इसने ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है 1, और यहाँ पे दूसरी बार, और यहाँ पे ये तीसरी बार, और यहाँ पे चौथी बार, ये 5वीं बार, और 6ठी बार। तो 6 बार इसने रेजिस्टेंस शो किया है। तो अगर मान लीजिए ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई पे ही पहुँच चुके हैं दोनों के दोनों जो इंडेक्स हैं, और अगर ये कल ब्रेकआउट करते हैं, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट करेंगे, तो अगर ये ब्रेकआउट करा तो ये भी जो है आप मान के चलिए 62,000 के आसपास जाएगा फिर। और नेक्स्ट ईयर हो भी सकता है कि 65,000 या 63,000 तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। और इसी तरीके से दोस्तों ये साइक्लिक चलती रहती है, महंगाई आती रहती है, फिर जाती रहती है, और हमारा जो शेयर है वो भागता रहता है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है, जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ आप लोगों को, यही है कि आप कम से कम अपने 10 ईयर्स का होराइज़न बना के रखें। अगर आप फंडामेंटली किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो आप उसमें बने रहिए। और जैसे जैसे वो डिप करता है, बाय ऑन डिप करता है, तो उसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें, अपने सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आपको 10 साल बाद आप देखिएगा कि आपकी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट होके देगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।